नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हमारा मौजू जो है, वैसे तो ये मुस्तकिल मौजू है, बिजली के बिल और आवाम की मुश्किलात। और ये बिजली के जो बिल हैं सिर्फ आवाम के लिए मुश्किल नहीं है। इन बिजली के बिलों ने तवानाई के बहरान ने, जिसमें बिजली के बिल भी शामिल हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी उसमें शामिल हैं, गैस के बिल भी उसमें शामिल हैं। जब इनमें तब्दीली वाक़या होती है, इजाफ़ा होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में 25% के करीब हमारे जो दरमियाने दर्जे के और छोटे सनती और पैदावारी यूनिट हैं वो बंद हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनके लोग, उनने ये बताया है कि 25% के करीब हमारे जो दरमियाने दर्जे के और छोटे यूनिट हैं वो बंद हो चुके हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान हैं वो सिर्फ़ एक चीज़ पर उन्होंने ज़ोर दिया हुआ है, और वो है टैक्स, टैक्स और टैक्स। हमारा जो बजट है, बजट 2024-25, उसमें सिर्फ एक पॉलिसी हमें नज़र आती है कि रेवेन्यू को, वसूलियों को IMF की शराइत के मुताबिक किस तरह बढ़ाना है, और उसके लिए उनके पास एक ही चीज़ है, टैक्स। टैक्स के हवाले से एक जो हमारे ताजिर भाई हैं, ये टैक्स दहिंदगी में ये तकरीबन 25% के करीब इनकी तादाद आती है। सर्विस सेक्टर पाकिस्तान का जो है वो GDP में सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। तो ये ताजर जो हैं ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो हमारे वज़ीर ख़जाना ने बताया था कि POS, पॉइंट ऑफ सेल, पिछले साल जब नाफिज किया गया था कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाए, तो वो स्कीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई थी। और इस बात का इजहार जो है हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने किया था बजट स्पीच के अंदर। अब नए बजट में उन्होंने टैक्स दो स्कीम नाफज की थी, जिसको ताजरों ने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। और उसकी एक झलक जो है हमें 28 तारीख की जमात इस्लामी की शटर डाउन कॉल के अंदर नज़र आती है। वैसे तो जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन उसको अवाम की उस तरह पजीराई हासिल नहीं है जिस तरह के दीगर अवामी जमातों को हासिल है। लेकिन जमात इस्लामी ने जब ये शटर डाउन की कॉल दी तो हमने देखा कि उसके अंदर जो पजीराई जमात की कॉल को मिली वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो आज के हमारे साथ जो शरीके गुफ्तगू मेहमान हैं, उनमें अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब भी हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ दूसरे शरीक मेहमान हैं मियाँ लियाकत अली साहब। आप माहिर कानूनदान हैं और तजिया निगार हैं, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, मैं आपसे बात का, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी की जो कॉल थी उस पर पूरे पाकिस्तान के ताजरों ने लब्बैक क्यों कहा है? जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पिछले माह जब हक दो अवाम तहरीक शुरू की थी तो इसमें जो मुतालबात सामने रखे थे उसमें कोई एक भी मुतालबा ऐसा नहीं था जिससे इस जमात इस्लामी का कोई फ़ायदा हो या जमात इस्लामी के कायदीन को कोई फ़ायदा हो। ये खालिसतन तमाम मुतालबात अवाम से मुतालिक थे, और अवाम में भी ख़ास तौर पर जो बिल्कुल पिसा हुआ तबका है उसके मसाइल शामिल हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने 14 रोज का धरना दिया, और धरना के बाद जब उनको पजीराई मिली, और उसमें सबसे अहम बात ये थी कि ये IPP जिस तरह गरीब लोगों का खून निचोड़कर और बदमाशियां अपनी जेबों में डाल रहा है,
रकम को और कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं, ये इससे पहले पाकिस्तान में किसी को इल्म नहीं था। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत ने इसको वायरल किया, लोगों को पता चला कि क्यों हमारे यहाँ पर ये परेशानी और ये तवानाई का बहरान है। वो पैसा, वो चीजें जो IPPs, वो बिजली जो पैदा नहीं कर रही, जो प्रोड्यूस नहीं कर रही, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उनको गरीब अवाम से पैसे उनकी जेबों से निकाल रही है और उनको नवाज रही है। इसलिए ये तो एक अवेयरनेस मुहिम थी। और फिर जब मुज़ाकरात होने के बाद जब मुआहदा एग्रीमेंट तय पा गया, तो ये हुकूमत जो जाली हुकूमत है, हम ये समझते हैं कि ये फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 की बुनियाद पर हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है। हम ये महसूस करते हैं कि ये हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इनसे मुज़ाकरात किए, इनके साथ मुआहदा किया और 45 दिन हुकूमत ने मांगे कि ये तमाम मुतालबात ऐसे हैं जो हमने बताए कि ये मंजूर हो सकते हैं और इस तरह अपनी मुआशी पॉलिसियों को आप सही रोक दें, सही नहज पर चलाएं, तो ये सब मुतालबात माने जा सकते हैं। ये कैपेसिटी चार्जेस जो आप पे कर रहे हैं, इनको आप रोकें। और फिर ये भी कहा गया कि आप सिर्फ नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क की कहा जाता है कि बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उनके अपने खानदान और मियां मंशा साहब अगर कैपेसिटी चार्जेस अपने बंद कर दें लेना, तो ये बिजली के बिल कहीं नीचे आ सकते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि उस 45 दिन का जो मुआहदा हुआ था उसमें 20 दिन गुजर चुके हैं, 25 दिन बाकी रह गए हैं। हम हुकूमत के ऊपर मुसलसल दबाव बढ़ाना चाहते हैं, हम हुकूमत को इस मुआहदे से भागने नहीं देंगे। और अगर हुकूमत ने इन मुआहदों को, इस मुआहदे को और अवाम को रिलीफ देने से गुरेज की पॉलिसी इख्तियार की, तो फिर ये तहरीक जो है वो हुकूमत बदलने की तहरीक बन जाएगी। और फिर ये हुक्मरान जो है वो ये समझ लें कि इनका ठिकाना जो है वो मुल्क से बाहर नहीं होगा, इनको अपने घरों में रहना दुश्वार हो जाएगा। ये बांग्लादेश नहीं है कि जहां से हसीना वाजिद जहाज में बैठकर और फ्लाई कर गई। यहाँ पर एयरपोर्ट भी और हवाई जहाज भी अवाम के कंट्रोल में होंगे। फिर हमने एक पुरअमन जदोजहद की है, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एक पुरअमन जदोजहद का कल्चर का रिवाज दिया है। कल पूरे पाकिस्तान में तारीख साज हड़ताल हुई है, लेकिन कोई एक गमला भी नहीं टूटा, किसी के शेल्टर को जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश नहीं की। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूं इस बात को कि एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर जिसमें ओए तो नहीं है, जिसमें किसी को चोर या बदमाश नहीं कहा जा रहा, लेकिन जमहूरी तरीके से अपने हकूक को हासिल करने की जदोजहद जारी है। नाजरीन, ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में अवाम का मुकदमा जो है वो अवाम की अदालत में रखा है। मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब की बात में, ये एक बिल है, एक छोटी सी वर्कशॉप है, डेंटिंग पेंटिंग का वो लड़के मिलके वहाँ पर काम करते हैं, उनकी दुकान पर ये आज बिल आया है। ये देख लीजिए आप, टोटल यूनिट जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं एक महीने में वो 51 यूनिट इस्तेमाल किए हैं और फी यूनिट कीमत जो है वो 38 रुपये 59 पैसे लगाई गई है। और उसके साथ 14 टैक्स हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यानी बिजली की जो कीमत है वो 1968 रुपये है और उसमें महसूल बिजली शामिल है, GST शामिल है, इनकम टैक्स शामिल है, एक्स्ट्रा टैक्स शामिल है, फर्दर टैक्स शामिल है, रुपीज टैक्स शामिल है, GST ऑन FTA है, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन FTA है, फर्दर टैक्स ऑन FTA है, इनकम टैक्स ऑन FTA है, एक्साइज ड्यूटी ऑन FTA है और RS टैक्स ऑन FTA है। और ये टोटल बन जाता है 1468। ये 12 टैक्स हैं और उसके साथ फिक्स चार्जेस 1000 रुपये हैं। तो ये बिजली की कीमत है 1968 रुपये
और जो टोटल बिल बना है वो है 4,725 रुपये। ये मैं आपको एक छोटे से डेंटिंग पेंटिंग की दुकान है जिसने पूरे महीने में 51 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, उनकी मैंने आपको सूरत हाल बताई है। ये अब मुझे बताइए कि कमर्शियल यूनिट्स भी इस तरह अगर टैक्स लगे होंगे तो ये कैसे हमारी सनत चलेगी। अवाम की इन मुश्किलात को जुबान दी है जमात इस्लामी ने। अब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब आप हमारे साथ हैं ना? जी मौजूद। अच्छा, एक चीज़ कही जा रही है कि ये जो 14 दिन का धरना दिया बड़ा कामयाब धरना था और मुआहदा करके हुकूमत ने जमात इस्लामी को लॉलीपॉप दे दिया है। मैं वैसे हमारे हुक्मरानों की रविश ज़ियाउद्दीन साहब यही रही है कि वो इस तरह के मुजाहरों को, अवामी जो मुजाहरे होते हैं, अवामी जो मुतालबात होते हैं, उनको मुआहदे की शक्ल देकर आगे बढ़ा देते हैं। और ये आज ही की खबर है कि हुकूमत ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹1.80 बिजली की फ़ी यूनिट कीमत बढ़ा दी है और इस तरह 47 अरब रुपए का अजाफी जो टैक्स है वो लग गया है, जो अवाम से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। तो आपके मुआहदे का मैं क्या समझूं और आपकी कामयाब हड़ताल का नतीजा क्या निकलेगा, ज़रा बता दीजिए। हाँ देखिए, गुजारिश ये है कि मुज़ाकरात तो फिर जो मुसल्लत शुदा हुक्मरान हैं उन्हीं से करने पड़ने से हमने उनसे मुज़ाकरात किए हैं और मुज़ाकरात के बाद अब इसके ऊपर अमल दरामद के लिए जो हमें गारंटी दरकार थी वो तो अवामी की गारंटी है। अगर अवाम अवेयर रहेंगे, अगर अवाम जागते रहेंगे, अगर जमात इस्लामी इनको जगाने में कामयाब हो गई तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये एहतियाज भी इसीलिए जारी है और मुसलसल जारी रहेगा और हम इसका पहरा देंगे। जैसे ही ये 25 दिन जो अब रह गए बाकी ये खत्म होंगे तो हम फिर एक बड़े एहतियाज की तरफ जा रहे हैं। और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस बात का बरमला इज़हार किया है कि अब ये 45 रोज गुजर जाने के बाद अगर ये हमारे मुतालबात अवाम को रिलीफ देने वाले वो पूरे नहीं होते तो फिर पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे और फिर डी चौक पर जाकर नहीं रुकेंगे, फिर ये पार्लियामेंट हाउस जाकर रुकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और उनको अवाम को रिलीफ अब देना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि अगर ताजिर कारोबार न कर सकें, अगर मुलाजमत करने वाले अपने तनख्वाहों में से टैक्सी देते रहें और उनको घर चलाने के लिए उनकी रोजी जो है वो पूरी ना हो, अगर रोटी 2 वक्त की एक मजदूर को न मिले तो कैसे लोग गुजारा करेंगे। लोगों को जुबान मिल गई है, लोगों को क़यादत मिल गई है, अब इसी क़यादत ने लोगों को राह दिखानी है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम ये समझते हैं कि अगर हुक्मरानों ने रिलीफ ना दिया तो ये बिल आखिर फिर इनको घर जाना पड़ेगा। ज़ियाउद्दीन साहब, 2 बातें। पहली बात तो ये है कि अवाम हमारे की हालत ये है कि 29 दिन वो इंतज़ार करते हैं कि बिल आना है, 30वें दिन वो ये जब बिल आ जाता है तो वो सोचना शुरू कर देते हैं कि बिल अदा कैसे करना है। किसी सारिफ ने ये एक्टिव जद्दोजहद नहीं की, अभी तक अवाम ने ये अपना रिएक्शन शो नहीं किया कि वो ये सोचें कि ये बिल इतने क्यों आ रहे हैं। वो अदायगी करने का सोचते रहते हैं, बिल ना अदा करने की अभी तक किसी ने बात नहीं की। इसको आप कैसे देखते हैं? अवाम की तो ये हालत है। देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि अगर हक दो अवाम तहरीक के कायद अगर इस बात का ऐलान करें कि लोग अपने अपने बिल जमा न करवाएं तो इस मुल्क में एक अनारकी फैलने का अंदेशा है। लोग बिल जमा नहीं कराएंगे क्योंकि ये लोगों के दिल की बात है। अगर उनको बिल अदा करने से जान छूट जाए तो इससे बड़ी उनके लिए कोई फेवर नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह मुल्क तो नहीं चलते। फिर मुल्क को अगर चलाना है तो हमें इस तरह की चीजों से गुरेज करना पड़ेगा। लेकिन साहब, वैसे मुल्क तो इस तरह भी नहीं चल रहा कि जिस तरह ये बिजली के बिल लिए जा रहे हैं, जिस तरह अवाम पर टैक्स लगाया गया है, जिस तरह ताजरों को टैक्स के बोझ तले दबाने की कोशिश की गई है, मुल्क तो इस तरह भी नहीं चल रहा। देखें मुस्तफा कमाल साहब, ये तो फिर है ना
कि अगर हुकूमत को रिलीफ देने के लिए तैयार ना हो और अवाम पिसते चले जाएं, तो फिर इस बात का भी वो हक रखते हैं कि एक रोज इस बात का ऐलान कर दिया जाए पूरे मुल्क में कि वापदा के जो बिल हैं वो अदा ना किए जाएं। और मैं समझता हूं कि इससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता यह है कि अगर हुक्मरानों ने रिलीफ से गुरेज की पॉलिसी जारी रखी तो फिर ये एक दिन आएगा कि हम ये ऐलान कर देंगे कि अब लोग बिजली के बिल अदा न करें। अच्छा, वैसे एक बात है ज़ियाउद्दीन साहब कि हुकूमत पंजाब ने, यानी पंजाब जो है ये तकरीबन निसफ से ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की आबादी का सूबा है, तो 3 महीने के लिए जो 14 रुपए का रिलीफ दिया है, आप नहीं समझते कि इससे जमात इस्लामी की जो जद्दोजहद है अवाम को बेदार करने की, उसमें कमज़ोरी पैदा होगी? यानी हुकूमत ने एक पांसा फेंक तो दिया है ना कि 14 रुपए जो बिल में कमी की है। देखिए, एक तो ये कि वो बादशाह सलामत जो अपने आप को समझते हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 2 महीने के लिए हम ये रिलीफ दे रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने इस रिलीफ को मुस्तरद किया है। एक तो ये कि ये पंजाब की सतह पर हमने रिलीफ ना मांगा था और ना मांगते हैं हम, बल्कि ये रिलीफ तो टैरिफ में कमी करके पूरे मुल्क में दिया जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि अवाम जो है वो इससे ये तो अंदाजा लगा रहे हैं कि हुकूमत पूरे प्रेशर में और पूरे दबाव में, ये जो ऐलान हुआ है ये भी जमात इस्लामी के एहतजाज के नतीजे में हुआ है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। हमारा ये जो अपना हुक्मरानों का वतीरा है कि सूबों में लोगों को तकसीम किया जाए, कभी बिरादरियों में तकसीम किया जाए, कभी फिरकों में तकसीम किया जाए, इस पॉलिसी को हम मुस्तरद करते हैं। हम ये कहते हैं कि टैरिफ में वाज़े तौर पर कमी की जाए और हर फर्द को उसका फायदा होना चाहिए। रिलीफ अगर मिलना है तो पूरे पाकिस्तान के हर शहरी को मिले। ये नहीं हो सकता कि पंजाब को 2 महीने का रिलीफ खैरात की सूरत में दे दें और हम उसको कबूल कर लें। हमने तो इसको मुस्तरद किया है। अच्छा ज़ियाउद्दीन साहब, आखिरी बात ये बताइए कि क्या जमात इस्लामी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं रखती कि अपोजिशन की दीगर जमातों को भी इस एहतजाज के अंदर शामिल किया जाए, इससे ज़्यादा कुव्वत के साथ हुकूमत को मजबूर किया जा सके? देखिए, जमात इस्लामी की तो ख्वाहिश ये है, हमने ताजरों को इकट्ठा कर लिया ना, सब ताजिर इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान जारी करते हैं, लेकिन एक इश्यू पर सब इकट्ठे हो गए। इस वक्त सियासी जमातें, कोई सियासी जमात तो इस कोशिश में है कि उनके गिरफ्तार रहनुमा रिहा हो जाएं, कोई इस कोशिश में है कि हमें खवातीन की जो इजाफी नशिस्तें मिल गई हैं वो हमसे छीन ना जाए, कोई इस कोशिश में है कि भी हमसे तो वादा किया था कि जिताने का, रजीम चेंज के मौके पर, तो हमें जिताया नहीं गया। इस वक्त सारी पॉलिटिक्स इसी बुनियाद पर हुई, कोई एक्सटेंशन की बात कर रहा है और कोई एक्सटेंशन ना लेने की बात कर रहा है। अवाम की बात तो सिर्फ जमात इस्लामी कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हिमायत का ऐलान किया इस तहरीक, इस हड़ताल का, हमने उसका खैर मुकद्दम किया। एमल वली साहब ने हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया, हमने उसका खैर मुकद्दम किया। हम ये चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें अवाम की रिलीफ की बात करें। इस वक्त कोई सियासी जमात जमात इस्लामी के अलावा अवाम के रिलीफ की बात तो कर नहीं रही। अपने अपने मुफादात हैं और अपनी अपनी ज़राअत है जहां पर वो बीज डाल रहे हैं और उगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जो जमात इस्लामी का ये इनिशिएटिव था, ये पूरे मुल्क में उसको बड़ी पजीराई मिली है। और देखें, कोयटा, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, जो मेन सिटी हैं वहाँ सब वाकई शटरडाउन हुआ है। उसकी वजह एक ही है कि पूरा मुल्क जो है, चाहे वो ताजर बरादरी है, चाहे हमारे मुल्क का कोई भी तबका है, वो हर तबका पिसा हुआ और रह गया इंडस्ट्रियल शोबा, तो वो भी उनका पहिया भी नहीं घूम रहा ना, क्योंकि आपकी तवानाई की कीमत इतनी ज़्यादा है कि उसको मीट ही नहीं कर सकते इंटरनेशनली। चाइना से आपको एक पार्ट्स मिल रहा है 15 रुपए का, आप बनाते हैं तो उसके बत्ती की कास्ट, बिजली की जो कास्ट है वो आपकी 50 रुपए आ रही है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो लोकल, ना आपकी वो चीज़ चलेगी, ना लोकल आपकी लेबर इन्वॉल्व होगी, ना लोकल इंडस्ट्री चलेगी, ना ही लोगों का पहिया मईशत का घूमेगा। और इस तरह आपको ये
लोग पिसेंगे और इस तरह की कालें जो आएंगी तो फिर लोग खुद ब खुद देखें ना। इस जमात ने अरसा दराज के बाद लोगों की, आखिर हम कहते थे, आपका भी अक्सर जगहों पे होता था जी, जमात इस्लामी मनज़्ज़म तो बहुत जमात है, लेकिन इलेक्शन तो देखें अब उन्होंने ऐसा एक इशू उठाया, सारे लोग उनके पीछे हैं। ये जो आपको 14 रुपए का 2 माह के लिए रिलीफ मिला है, ये भी बिकॉज ऑफ द के प्रेशर की वजह से मिला। बेशक वो नून लीग ने अनाउंस किया है, लेकिन डेट इज ड्यू टू एंटायरली। और दूसरी सबसे बढ़कर बात यह है कि पूरी दुनिया में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है रिसेंटली जो आई है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां लिविंग कास्ट जो है मोस्टली लोगों के घरों के किरायों से, बत्ती के किराए, बिजली के किराए, हम चूँकि एक पंजाब सूबे के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ इसको इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को बत्ती ही बोला जाता है, ठीक है, वो एक मखसूस वर्ड है यहाँ का। तो वो कास्ट जो ना बढ़ गई है लोगों की। आप देख लें अपने घर में, मेरे घर की अगर जो रेंटल वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा पूरी दुनिया में है कि जो आपकी हाउसिंग की कास्ट होती है या जो उसका रेंटल वैल्यू होती है उसकी तकरीबन 10 से 15% आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, बाकी यूटिलिटी चार्ज डाल के आपको 30-35% पे पड़ती है। तो यहाँ पे पिछले तकरीबन 2 सालों से लम्हा बलमा बढ़ती गई है। आज ये स्टेज आ गई है कि ब्लूमबर्ग ने कह दिया है कि पाकिस्तान में हाउसिंग रेंटल वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर गई है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। नहीं, ये मतलब हाउस जो बिजली की कीमत है ये उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा सर्वाइवल नामुमकिन है। जयाउद्दीन साहब जनाब, कहा यह जा रहा है कि ताजरों ने जमात इस्लामी की कॉल पर इसलिए भी वेलकम कहा है कि वो टैक्स नहीं देना चाहते और टैक्स 2 स्कीम जो है उन्होंने मुस्तरद कर दी है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हुकूमत चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए और रेवेन्यू की सोर्स जो है वो टैक्स है, और सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा है जीडीपी में, यानी हमारे यहाँ जीडीपी में सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है, हिस्सा है। तो जब रिटेलर टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नेट में नहीं आएंगे, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? देखिए, ये एक तो गलतफहमी है कि ताजिर या पाकिस्तान के अवाम और पूरी दुनिया में ये मशहूर किया है कि हम लोग टैक्स नहीं देते। हम तो एक मोमबत्ती भी खरीदते हैं तो उस पर भी हम टैक्स लेते हैं। अब गुजारिश ये है कि ये ताजिर 2 स्कीम जो जारी की गई है, यानी एक तरफ तो ये कि ताजिर को ये पाबंदी है उस पर कि वो हर महीने अपने सेल्स का रिकॉर्ड रखे और सेल्स का रिकॉर्ड दे, उसके ऊपर मुतजाद ये कि वो तो सारी स्कीमें जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी, लेकिन ताजिर दुश्मन स्कीम जो अब जारी की गई है उसमें ये क्या कहा गया है कि जितना उनका रकबा होगा, जितने स्क्वायर फुट पर वो अपना कारोबार कर रहे होंगे, उसकी बुनियाद पर भी वो फिक्स टैक्स दे। अब ये फिक्स टैक्स जो है इसको मुस्तरद इसलिए नहीं किया गया कि वो टैक्स नहीं देना चाहते, बल्कि ये इसलिए मुस्तरद किया गया है कि ये जो बिजली के बिलों में जिस तरह टैक्स हैं, आपने अभी पढ़कर सुनाया है 14 किस्म के टैक्स हैं, इसलिए मजीद एक टैक्स का इजाफा किया गया है। देखिए, ये इजाफा जो है बार बार हर चीज पर और हर मामले में जो टैक्स वसूली का सिलसिला शुरू हुआ है, ये असल में ताजिर दुश्मनी है। ताजिर टैक्स देना चाहते हैं, ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि वो टैक्स नहीं देना चाहते। टैक्स तो देना चाहते हैं, लेकिन कोई एक स्कीम हो जिसके टैक्स दिए जाए। ये नहीं है कि 13-14 किस्म के टैक्स आप एक ताजिर के ऊपर लाद दें और वो बोझ बर्दाश्त ना कर सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मार्केटें सुनसान पड़ी हैं, मार्केटों में ताजिर नहीं है, तिजारत नहीं हो रही, लोग अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। एक दुकानदार जिसका मुलाजिम मैक्सिमम 30,000 रुपए तनख्वाह लेता है महाना, उसके ऊपर मुतजाद ये कि वो उनके बिजली के बिल जो हैं वो 30,000 से ज्यादा आ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो ताजिर सफेद पोश तबका है जो टैक्स देना चाहता है, लेकिन टैक्स भी उसकी आमदन के मुताबिक होना चाहिए। ये फिक्स टैक्स का जो एक और वजन लादा गया है
इसके इनकारी हैं। ऐसा नहीं है कि ताजिर टैक्स भी देना चाहते, ताजिर टैक्स देना चाहते हैं। अगर टैक्स हम नहीं देंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक बड़ा जो तबका है जो ज़राअत से वाबस्ता है, जिनकी सैकड़ों नहीं हजारों मुरब्बा जमीन के मालिक हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आप ये देखें कि सारा टैक्स का बोझ जो है वो या तो तनख्वाहदार तबके से वसूल किया जा रहा है या इन बेचारे ताजरों से वसूल किया जा रहा है। हम ये कहते हैं टैक्स नेट को बढ़ाएं, लेकिन जो सबसे बड़ा सेगमेंट है हमारे यहाँ बिजनेस का, कारोबार का, वो अजनास की खरीदो फरोख्त है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। उसके ऊपर टैक्स आयद होना चाहिए। बड़े बड़े जागीरदार क्योंकि ये असेंबलियों में बैठे हैं, इसलिए ये अपने ऊपर टैक्स आयद नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि गरीब अवाम ही सब कुछ दे, सिर्फ हम अपनी जेबें भरें। तो ये तो अब इस मुल्क में अब नहीं चलेगा इंशाल्लाह। मियां साहब, ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब की आपने बात सुनी कि एक तासुर ये है कि ये ताजर शटर डाउन में इसलिए भी शामिल हुए कि ये टैक्स नहीं देना चाहते। वैसे हमारे यहाँ ट्रेंड तो यही है ना, कल्चर यही है बेसिकली। पाशा साहब, इस ये जो कल्चर है ना देने वाला टैक्स, इसमें भी हमारी FBR के एम्प्लॉय इन्वॉल्व है। वो राग़ब करते हैं दुकानदारों को, छोड़ें आप इस तरह करें हमसे, हाँ डायरेक्ट। सबसे पहले उनको अपने शोबे में FBR में रिफॉर्म्स करने चाहिए, अच्छे लोग लाने चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग करनी चाहिए। बाकी रह गया, कुछ लोग कहते हैं जी तनख्वाहें, आप उनकी महाना लाखों भी कर देंगे, अगर जिसकी नेचर, आदत और तरबियत ऐसी हुई है वो कभी बाज नहीं आएगा। लिहाजा आपको अपना रूल, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या वो जो नेटवर्क है आपका, उसको बड़ी कड़ी निगरानी करनी होगी अगर आपने टैक्स लेना। और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ये टैक्स ना देने में हमारी FBR के लोग मुलव्वस हैं। लेकिन देखें, हमारे यहाँ पहले से चूँकि टैक्स आयद नहीं किए गए, जैसे इन्होंने कहा ज़ियाउद्दीन साहब ने कि जनाब हम तो मोमबत्ती भी लेते हैं या माचिस भी लेते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सिंग इन्वॉल्व है। मैंने पहले भी आपके 1-2 प्रोग्रामों में कहा कि मलक रियाज जितना टैक्स दे रहा है पेट्रोल पे या घी पे, उतना ही मेरा मजदूर भी दे रहा है। जो 400 रुपए का या 450 रुपए का शान का 1 लीटर का घी का पैकेट खरीदता है, वो भी उतना ही दे रहा, मलक रियाज भी उतना ही दे रहा, और मैं और आप भी उतना ही पे कर रहे हैं। लिहाजा इनडायरेक्ट टैक्सिंग बहुत जालमाना है, क्योंकि जिसकी तनख्वाह, जिसकी लेबर, जिसकी उजरत इस मुमासलत ही नहीं रखती उस निज़ाम से, तो लिहाजा ये जो आपने शटर डाउन की है काल, इसमें तो यकीनन वो सारे लोग इकट्ठे इसलिए हो गए हैं, वो कोई मुनसफाना नहीं है। ये देखें, अब शालमी का जो इतनी सी दुकान है 10 बाई 10 का, उसका बिजनेस है महीने का करोड़ों में। और आप गांव में चले जाएं जिसकी 100 बाई 20 की दुकान है, उसका बिजनेस है महीने का 1 लाख का भी नहीं बनता। तो आप इस पे नहीं, कुछ जस्टिफाइड सिस्टम करें, तो उसको आप फ्रेंडली बनाएं। फिर सबसे बड़ी बात है कि ईमानदाराना अगर आपके एम्प्लॉई होंगे, एहलकार होंगे, तो वो आपको वो सही दुरुस्त सिमत में लेके जाएंगे, फीडबैक देंगे और लोग देने पे राजी होंगे। जब लोगों को पता है कि हमने देना टैक्स, तो बेसिकली यूज़र दे रहा है, एंड यूज़र ने देना, वो जब देगा तो लोग देने मतलब पे करने के लिए तैयार है। असल बात, असल प्रॉब्लम जो है ना, हमारी FBR ने अभी तक लोगों को चोरी करनी सिखाई है। इवन इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे क्यों नहीं मांगते किसी अच्छी कंपनी से, किसी से भी टैक्स लें। वो अच्छी जितनी कंपनियां हैं या जो अच्छे टैक्स देने वाले लोग हैं, वो ऐसे शोबे के लोग भी हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कराची का एक एडवोकेट है, ठीक है। वो क्यों नहीं चोरी करता? इसलिए कि उसकी तरबियत, उसको ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मियां साहब आप जो तजवीज़ दे रहे हैं ये फिर असी ना ही समझिए, अब हम ऐसे एहलकार कहाँ से लाएं? उसके एहलकार नहीं, अपना निज़ाम दुरुस्त करें। आप देखें, अब IT में इतनी स्पेशलिटी आ गई है कि आप घर बैठे 14 किस्म के टैक्स लगा रहे हैं ना, मुझे वहाँ बैठे भी आपको हर चीज़ का पता है, कौन से एरिया में कितनी सेल हो रही है, कौन सा एरिया, आपको सेक्टर वाइज, एरिया वाइज पता लग जाता है, ठीक है। लक्ष्मी में क्या हो रहा है, हार रोड पे क्या हो रहा है, शालमी में क्या हो रहा है, और
अगर आप जल्लो पार्क की, एक जल्लो मोड़ की मार्केट है, ग्रेन मार्केट है, वहाँ क्या हो रहा है, और जो सबसे ज़्यादा ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने पॉइंट आउट किया, एग्रीकल्चर टैक्स, उसकी तरफ भी हमें सोचना हो। ज़ियाउद्दीन साहब जनाब, आखिरी बात, कहा यह जा रहा है कि अमलन तो ये शटर डाउन की कामयाबी का मतलब ये है कि ताजर दोस्त स्कीम को मुस्तरद कर चुके हैं, वो टैक्स नहीं देंगे। अब इसके हल के लिए तो बातचीत ही है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि बातचीत के ज़रिए मामला हल हो सकता है। तो 27 तारीख को FBR और ताजर नुमाइंदों की मुलाकात तय थी और वो ताजर नुमाइंदे नहीं गए। उन्होंने बातचीत के ऑप्शन को मुस्तरद करते हुए जमात इस्लामी की जो कॉल थी उसको वेलकम कहा है। तो अमलन तो ये इनकार हो गया ना कि टैक्स नहीं देना हमने, इसको कैसे आप देखते हैं? ये देखें, गुजारिश ये है कि जो ये ताजिर दोस्त नाम नेहाद स्कीम जारी की गई है, इसके कोऑर्डिनेटर जब ये बात कह दें कि हाँ ये टैक्स तो ताजिर दोस्त टैक्स तो किसी सूरत में खत्म नहीं होगा, तो फिर मुज़ाकरात की गुंजाइश तो बात ही नहीं रहती। ठीक है, मुज़ाकरात की गुंजाइश तो इस तरह होती है कि ताजरों को बुलाया जाए और उनसे ये कहा जाए कि अगर ये वाला टैक्स आप नहीं देते तो हम किस तरह टैक्स नेट को बढ़ाएं। अगर इस तरह की तजावीज़ मांगे तो फिर तो ताजिर भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। ताजिर इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इस मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये तासुर गलत है कि ताजिर टैक्स नहीं देना चाहते। मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ, ताजिर टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन कोई फ्रेंडली, कोई ऐसी स्कीम जो है वो अगर आए और ये जो बेशुमार सेल्स टैक्स हर महीने FBR के पास जमा कराने का जो सिलसिला है, इसको रोका जाए, इसको खत्म किया जाए, कोई फ्रेंडली स्कीम जारी की जाए, तो ताजिर कभी भी इस मुल्क के नुकसान की तरफ नहीं जाएगा। इस मुल्क को फायदा पहुंचाना चाहता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क की अशराफिया जो अब बदमाशियां बन चुकी है, वो गरीब लोगों के जेबों से पैसे निकाले और अपनी जेब में डाल ले। FBR के नुमाइंदगान चोरी करना सिखाएं, FBR जो काम करना चाहता है वो न कर रहे हों। इनको सबसे आसान ये लगता है कि तनख्वाहदार पर जो है उस पर टैक्स लगा दिया जाए और तनख्वाहों में से टैक्स जो है वो चुका कर लिया जाए। देखें, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। और अब अवेयरनेस आ गई है, अब ताजिरों में भी अवेयरनेस है, अवाम में भी अवेयरनेस है। ये IPPs का धंधा खत्म होना चाहिए। ये मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त बिजली के यूनिट्स का इस्तेमाल जो है ये खत्म होना चाहिए। हुकूमत जो है, हुक्मरान पहल करें इस काम में कि हमने बचत करनी है और ये बचत से हम अवाम को रिलीफ देंगे। ये नहीं हो सकता कि अवाम से तो आप ये मुतालबा करें कि वो टैक्स पर टैक्स दिए चले जाए, 14 किस्म के टैक्स में, और इशराफिया जो बदमाशियां बनी हुई है वो अपने मराद को खत्म करने के लिए तैयार ना हो। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये जो 2-2 हजार सीसी गाड़ियां अपने असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर ब्यूरोक्रेसी जजेस जर्नल लिए फिरते हैं, इनसे दस्तबरदार होना पड़ेगा। इनसे दस्तबरदार होंगे, लोगों को, अवाम को ये पता चले कि हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर, हमारे कायदीन जो है वो बचत कर रहे हैं, तो अवाम भी बचत करेगी, अवाम भी के ऊपर भी इसका असर होगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जो टैक्स आयद करने वाले हैं वो अपने ऊपर तो टैक्स आयद ना करें। असम्बलियां जो हैं, असम्बलियों के मेंबरान जागीरदारों पर तो टैक्स ना लगाएं, लेकिन गरीब मजदूर के ऊपर वो टैक्स पर टैक्स लगाए चले जाए, कभी ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से, कभी किसी और नाम से। और ये जो स्लेब, अब तनख्वाहदार मुलाजम चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, उसके ऊपर जो टैक्स आयद किए गए हैं, जितनी इस साल तनख्वाहें बढ़ाई हैं उससे ज्यादा इनकम टैक्स इनसे वसूल किया जा रहा है। ये नाइंसाफी है और नाइंसाफियत किसी सूरत में भी कबूल नहीं है। मियां साहब, गवर्नमेंट ने IMF के साथ शराइत तय की हैं, माना है सर, वो एग्रीमेंट जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो चुका है और वो तमाम शराइत जो IMF के साथ तय की थी वो अमलन बजट के अंदर डाल दी गई हैं और उस बजट पर अमल शुरू हो गया है। अब ये कैसे मुमकिन होगा कि आप ये टैक्स रेट रिवाइज करें, बिजली के रेट रिवाइज करें
और वो जो जो वसूलियों के टारगेट हैं वो भी पूरे हों, ये दो चीज़ें अपोजिट हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बिल्कुल पाशा साहब आपकी बात दुरुस्त है कि एक तो हमें उस वक्त इतने अंधे हुए पड़े थे, एक्चुअली डिफ़ॉल्ट का नारा इतना ज़्यादा लग गया था कि कहीं हम डिफ़ॉल्ट में हो ना जाएं और इंटरनेशनली हम फंस ना जाएं, तो लिहाजा हमने वो साइन बिल्कुल ब्लाइंडली किया उसे। अब जो स्टाफ लेवल मुआहदा जिसमें हुआ $7 अरब का, तो उसमें भी तकरीबन चीज़ें वो पहले ही तय हो चुकी हुई हैं, ठीक है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, जैसे मेरे भाई ने अभी पॉइंट आउट किया कि उसके हम जो लोकल IPPs हैं हमारे, मियाँ मंशा रज़ाक दाऊद है, ठीक है, और ये ख़ुद हुक्मरान फैमिली के बेटे मतलब उसमें इन्वॉल्व हैं, मालकान में शामिल है, मालकान में शामिल है। तो लिहाजा ये लोग जो लोकल IPPs हैं ये रिवाइज़ करें, इनको कैपेसिटी चार्जेस से निकालें, ये अपने रेट रिवाइज़ करें और वही रिलीफ हमें दिया जाए। जो रह गया आपका टैक्स, आप उससे ये जिस तरह मैंने पहले कहा, आपको अंधाधुंध उसको एरिया वाइज मुसल्लत करने की बजाय टैक्स को आपको साइज़ वाइज मुसल्लत करने की बजाय एरिया वाइज करें। शालमी, लक्ष्मी, हार रोड या जहां बड़े बिजनेस होता है वहां 10 बाई 10 की दुकान और जल्लो पार्क की 10 बाई 10 की दुकान, या एक गांव में वाघा बॉर्डर पे एक दुकान जो है किसी परचून वाले की या रिटेलर की, तो उसका आप डिफ्रेंशिएट करें एरिया वाइज। ये एक्सरसाइज मुमकिन है। ओके, ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, आखिरी सवाल, मुख्तसर जवाब दीजिए। हुकूमत जो है उसने IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया, शराइत पर साइन किए, वो तमाम शराइत जो हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए बजट में उन्होंने वो शराइत इनकॉर्पोरेट कर दी हैं और 1 जुलाई से उन शराइत पर अमल शुरू हो गया, बजट इम्प्लीमेंट हो गया, असेंबली ने पास कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि ये बिजली के रेट्स रिवाइज किए जाएं, हालांकि बिजली जो है ये बहुत बड़ी सोर्स है रेवेन्यू की। दूसरा आप कह रहे हैं कि ताजरों पर जो टैक्स है इसको रिवाइज करें, ये दूसरी बड़ी सोर्स है रेवेन्यू की। मुझे नहीं लगता कि ये टैक्स जो है ये रिवाइज होंगे, क्योंकि हुकूमत ये साइन कर चुकी है, बजट में इनकॉर्पोरेट कर चुकी है IMF की शराइत को। कैसे आप देखते हैं इसको? मुख्तसर जवाब दीजिए। हाँ, मेरी गुजारिश ये है कि देखें, हमारा तो अवाम के साथ इत्तेहाद है और हुकूमत का जो इत्तेहाद है वो IMF के साथ है। अब देखना ये है कि जो अवाम के साथ इत्तेहाद है वो कामयाब होता है या हुकूमत का जो IMF के साथ इत्तेहाद है वो कामयाब होता है। ये तो एक मुकाबला है और मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने मुआहदे IMF से किए हैं बगैर सोचे समझे किए हैं, जो बजट में चीजें लागू की हैं, जब बजट की दस्तावेज आई थी तो इस तरह की चीजें उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन हमारे जो कौमी असम्बली के मेंबरान जो फार्म 47 की बुनियाद पर आए वो घुग्गू घोड़े बने रहे, उनको ये समझ ही नहीं आई कि कौन सी चीज इन्होंने बहस करने के लिए पेश की है और मंजूर क्या करवाया है। अगर ये इस तरह की धोखेबाजियां पार्लियामेंट में भी होगी तो फिर अवाम को ये किसी सूरत में रोक नहीं सकते। अवाम का मूड अब बदल चुका है, अवाम रिलीफ लेना चाहते हैं, वो हर सूरत में रिलीफ लेंगे, वरना फिर ये है कि ये हुकूमत भी और ये असम्बलियां भी बर्खास्त करना पड़ेगी। हम तो अभी भी ये कहते हैं कि कोई जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ये फार्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत किसी सूरत में भी मैंडेट इनके पास मौजूद नहीं है। फार्म 47 हमारे पास भी मौजूद है और जो उम्मीदवारान ने इंतखाबात में हिस्सा लिया उनके पास भी मौजूद हैं। ये बिल्कुल शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात हो और एक्चुअली मैंडेट वाली हुकूमत इस मुल्क में इख्तिदार में आए, ताकि वो ये तमाम मुश्किलात जो IMF की वजह से, जो IPPs की वजह से हमारे ऊपर मुसल्लत हुई हैं, इनसे किसी तरह निजात मिल सके। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये अब अवाम वर्सेस हुक्मरान है और हुक्मरानों को ये कहते हैं कि फॉर्म 45 और 47 के दरमियान ये यानी अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये डैगर्स एंड ड्रॉन एक दूसरे के मद्दे मुकाबल, क्योंकि हुकूमत के पास तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन है इसमें, तो कोई दो राय वाली बात नहीं है कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को तभी
आपकी जो IMF की एग्रीमेंट भी होना और पैसे भी मिलने, अगर हमने उतना रेवेन्यू या उतना टैक्स इकट्ठा करके ना दिया। ये अब गवर्नमेंट अपने थिंक टैंक से पूछे कि उन्होंने ये रेवेन्यू कहाँ से लेना। बहुत ज़राए बहुत और हल्के हैं, जैसे इन्होंने ये टैक्स इकट्ठा किया जा सकता और जहां गरीब को रिलीफ दिया जा सकता। जनाब मियां लियाकत अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, अमीर जमात इस्लामी लाहौर। उनकी आपने बात सुनी, हमें अपने व्यूज़ से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।